अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने सबसे पहली फैमिली जो थी हमारी अल्केन्स। अल्केन्स की हमने होमोलोगस सीरीज स्टडी किया था। और अल्केन्स में नेमिंग देखी थी अल्केन्स की, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाए थे, डिस्प्लेट फार्मूला बनाए थे और स्ट्रक्चर फार्मूला बनाए थे। उसके बाद हमने होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स देखा था। और होमोलोगस सीरीज में अल्केन्स के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी हमने प्रॉपर्टीज देखी थी कि डाउन द सीरीज इनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं, फ्लेमेबिलिटी डिक्रीज होती है और विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। आज हम लोग अल्केन्स में एक और न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज आइसोमेरिज्म इन अल्केन्स। तो आइसोमेरिज्म की जो डेफिनेशन है, पहले वो डेफिनेशन लिखो, उसके बाद हम लोग आइसोमेरिज्म को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, आइसोमेरिज्म क्या है? बेसिकली हमारे पास कुछ कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different structural formula, या आप इसको different structures भी कह सकते हो, are known as isomers of each other and the phenomena is known as isomerism। हसन बेटा, बस अभी ये फर्स्ट डेफिनेशन लिखी है, अभी स्टार्ट की है क्लास। रामीन, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, हाउ आर यू? यू आर एट तरावी या यू आर एट तरावी, मतलब अभी भी तरावी में हो, क्या कहना चाह रहे हो? हमने बस स्टार्ट की है क्लास, भाई 10:30 पे स्टार्ट किया है ना। फर्स्ट डेफिनेशन है, अभी इसकी एक्सप्लेनेशन हमें देखनी है। ठीक है, यू आर जस्ट इन टाइम। अच्छा, थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनना है आप लोगों को। कोशिश करते हैं इसको, सारी चीजें इसमें हम लोग कवर करते हैं आज। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हम आइसोमेरिज्म जो देखेंगे अल्केन्स में, वो ब्यूटेन से देखना स्टार्ट करेंगे। आइसोमेरिज्म इन ब्यूटेन। अब आइसोमेरिज्म क्या होती है एग्जैक्टली तो वो अब यहाँ पे आपको समझ आएगा। ब्यूटेन एक अल्केन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास होता है C4H10। ये मैं ब्यूटेन के जो फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ वो अल्केन के जनरल फॉर्मूला से बना रहा हूँ, विच इज CnH2n+2। ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम्स होते हैं, तो N की जगह पे जब हम 4 रखेंगे तो ब्यूटेन का फॉर्मूला बन जाएगा C4H10। अब ब्यूटेन का जो हमने डिस्प्लेट फॉर्मूला बनाया था वो इस तरह से बनाया था, इसमें भी है 4 कार्बन एटम्स जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड्स होंगे, and all these carbon atoms have hydrogens attached to it. First carbon has 3 hydrogens attached, second carbon has 2 hydrogen attached, third carbon also has 2 hydrogen attached, and the last carbon has 3 hydrogens attached, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड्स आपको बनाने हैं। अच्छा, अब देखो ब्यूटेन, अब आइसोमर्स क्या होते हैं एक दूसरे के, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। अब क्या मतलब है इस बात का, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है बेटा, आज की क्लास में थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है ये। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन एटम्स जो है ना वो स्ट्रेट चेन में है, राइट। अगर मैं ब्यूटेन को इस तरह से बनाऊं कि हमारे पास 3 कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन में हो और एक कार्बन एटम हमने ना ब्रांच में लगाया हुआ है ऐसे। ब्रांच का क्या मतलब है कि स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन एटम्स नहीं है, अब 3 कार्बन एटम्स है और एक कार्बन सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है। अब अगर मैं बॉन्ड्स पूरे करने के लिए बाकी सारे कार्बन एटम्स पे हाइड्रोजन अटैच कर रहा हूँ, जैसे जो फर्स्ट कार्बन है
इस पे हमने इसके एक बॉन्ड बना हुआ है तो वी हैव टू अटैच 3 हाइड्रोजन एटम्स। लेकिन ये जो मिडिल वाला कार्बन है, अब इसके देखो कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं। वन बॉन्ड उसका राइट वाले कार्बन के साथ है, अदर बॉन्ड विद द लेफ्ट कार्बन एटम, और एक बॉन्ड इसका नीचे वाले कार्बन एटम के साथ है। तो इसके कितने बॉन्ड्स बन गए? 3 बॉन्ड्स तो हैं इसके। नाउ हाउ मेनी हाइड्रोजन यू विल अटैच टू दिस कार्बन? ओनली वन, बिकॉज वो 4 से ज्यादा बॉन्ड तो नहीं बना सकता ना। इसी तरह जो लास्ट कार्बन है उसका एक बॉन्ड बना हुआ है पीछे वाले कार्बन के साथ, तो इसके साथ आप 3 हाइड्रोजन अटैच करोगे, और जो नीचे वाला कार्बन है उसके साथ भी 3 हाइड्रोजन आएंगे। अब अगर मैं जो राइट पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसका अगर मैं मोलिकुलर फॉर्मूला देखूं, तो इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3 4। ओके, number of carbon atoms are 4 in it. What about number of hydrogen atoms? Can you count number of hydrogen atoms? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So there are 10 hydrogen atoms. So if you see, these two structures have same molecular formula, but इनके structures different है। ठीक है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के आपस में आइसोमर्स कहलाएंगे। ये दोनों कंपाउंड या ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। इनको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे अगर मैं हाइड्रोजन एटम्स को कंडेंस करके लिख दूं, फर्स्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन अलग अलग बनाने के बजाय साथ मिला के ना क्वांटिटी लिख दूं हाइड्रोजन की, तो इस तरह से भी बने हुए मिल सकते हैं आपको ये। राइट, बताते हैं सियाला भी नाम की बात करते हैं। अली बेटा, आइसोमेरिज्म से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है आज का काम। अच्छा, इसके अलावा क्या कोई और आइसोमर बना सकते हो उसका? मतलब कोई और ऐसा ब्यूटेन का मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो C4H10 ही हो, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। अब बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल आ रहे होंगे, आइडियाज भी आ रहे होंगे। अगर फॉर एग्जांपल हम एक काम ये करें कि 3 कार्बन स्टेट चेन में लगाएं और एक CH3 को ऊपर लगा दें, तो क्या ये एक न्यू आइसोमर बनेगा? सवाल पूछ रहा हूं मैं। नो। देखो, ये हमारा एक लेफ्ट वाला फर्स्ट आइसोमर हो गया, ये सेकंड हो गया, ये जो नीचे मैंने बनाया ना थर्ड वाला, ये भी सेकंड ही है, बस मैंने फ्लिप करके रखा हुआ है उसको। 4 कार्बन इन स्क्वायर शेप। एक मिनट मुझे दो कि जरा मेरे ख्याल से इसको ना वो किट से समझाते हैं। No, it won't be counted as an isomer 3. Either you will count the first isomer, this one, or this one. ये दोनों आइसोमर होंगे, या तो आप फर्स्ट वाला काउंट करोगे या नीचे वाला काउंट करोगे। सियाला बेटा, एक मिनट दो, मैं बता दूं। देखो, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? अगर ये 4 कार्बन, देखो पहला वाला जो ब्यूटेन है, मैंने तो सिंपल क्या किया है, 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगा दिए ना, तो ये फर्स्ट आइसोमर होगा ब्यूटेन का। ठीक है, जिसमें 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं, ये सारे कार्बन है, 1 2 3 एंड 4। ये तो हमारा मेन जो ओरिजिनल ब्यूटेन है ना, वो वाला स्ट्रक्चर है। इस पे हाइड्रोजन लगे हुए होंगे, हाइड्रोजन मैंने नहीं लगाए, ठीक है। हाइड्रोजन आप सिर्फ इमेजिन कर लोगे, इस पे लगे हुए हैं सारे। पहले वाले पे जो ब्लैक वाला है, इस पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। जो लास्ट वाला है दूसरे एंड पे, इस पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। और बाकी बीच में दो वालों पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो पहला वाला तो ये हो गया।
अच्छा, दूसरा हमने क्या किया, देखो अगर हम फॉर एग्जाम्पल ये जो लास्ट वाला कार्बन है किसी मॉलिक्यूल में, ये लास्ट वाला कार्बन मिडिल वाले कार्बन पे लगा हुआ हो इस तरह से, तो ये एक आइसोमर हो जाएगा हमारा। ठीक है। सी, इसमें देखो ये वाला कार्बन जब यहाँ पे लगे होने के बजाय बीच वाले कार्बन पे लगा होगा, तो इसके साथ अपने 3 हाइड्रोजन भी तो होंगे ना हसन, तो इसको हम क्या कहेंगे, CH3। जो नीचे वाला कार्बन है इसके साथ 3 हाइड्रोजन होंगे तो CH3 हो जाएगा नीचे वाला। इसी तरह इसके ऊपर वाला राइट साइड वाला, इस पे भी 3 हाइड्रोजन होंगे, CH3। इसी तरह जो मिडिल वाला कार्बन है उसके देखो 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी बने हुए हैं, जो ब्राउन वाला आपको दिख रहा है उसमें राइट साइड पे एक कार्बन है, लेफ्ट साइड पे एक कार्बन है, और एक कार्बन नीचे लगा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन ऊपर लगा हुआ होगा। और इसी तरह जो ब्लैक वाला है इसके ऊपर भी 3 हाइड्रोजन लगे हुए होंगे। अच्छा, मैंने जो इसके नीचे बनाया हुआ है ना स्क्रीन पे, स्क्रीन स्टक नहीं हुई भी है, मैं स्क्रीन पे दिखा नहीं रहा हूँ, मैंने ना वो खोला हुआ है, कैमरा खोला हुआ है, तो आप जरा देखो साइड पे रिकॉर्डिंग आ रही होगी, उसको जरा सा जूम कर लो तो आई थिंक इसमें फीचर होता है, बड़ी हो जाएगी रिकॉर्डिंग, या कर्सर से ड्रैग करके तो बीच में लिया। ठीक है अभी, हाँ। अच्छा, अब अगर इसी मॉलिक्यूल को जो मैंने अभी इस ओरिएंटेशन में पकड़ा हुआ है, अगर मैं इसको यूं कर दूं, तो क्या ये नया मॉलिक्यूल बन गया है? नहीं, इसको तो बस मैंने रोटेट किया है ना। इसी तरह अगर मैं इसको यूं कर दूं, तो ये भी अभी भी सेम मॉलिक्यूल है। मतलब ये वाला जो अभी भी जिस ओरिएंटेशन में है, इसको अगर मैं बनाऊंगा तो या तो ये आपको यूं दिखेगा। वीडियो आ रही है सबके पास या नहीं आ रही है? या तो आपको ये इस तरह से नजर आ रहा होगा, या आपको ये इस तरह से नजर आ रहा होगा। उमेजा बेटा, नजर आया? या तो ये यूं होगा, इसको यूं कर दो, चाहे यूं कर दो, मतलब रोटेट करके, सिर्फ रोटेट कर रहे हैं ना, तो मॉलिक्यूल तो चेंज नहीं हुआ ना। तो क्या ये सारे जो मैंने बनाए ये डिफरेंट आइसोमर्स काउंट होंगे? नहीं। तो फिर मैं इनको 3 नंबर नहीं लिखूंगा ना, फिर मैं इन सबको ही 2 लिखता हूँ, क्योंकि ये सारे आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं। दीज आर नॉट डिफरेंट आइसोमर्स। तो अभी तक हमने सिर्फ 2 ही आइसोमर्स बनाए ब्यूटेन के, एक पहला वाला जो स्ट्रेट चेन ब्यूटेन है जिसमें सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं, जो हमने इस तरह से बनाया। ठीक है, दिस इज माई स्ट्रेट चेन ब्यूटेन। इसके बाद अगर मैं एक कार्बन को बीच वाले कार्बन पे लगा दूंगा तो ये ब्रांच्ड ब्यूटेन कहलाएगा। इसको अगर आप रोटेट कर दें, ऊपर कर दें, चाहे इसको जिस ओरिएंटेशन में भी रोटेट कर दें, ये दूसरा मॉलिक्यूल थोड़ी है, ये तो बस रोटेट हो रहा है ना। इसके अलावा अगर आप कहो कि हम कोई और आइसोमर बनाएं, जैसे अगर आप 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगाओ और 4th कार्बन को नीचे कर दो इस तरह से, तो क्या ये एक नया आइसोमर काउंट होगा? देखो, टर्मिनल कार्बन पे जो कार्बन कार्बन पे कहाँ लगा हुआ है ना, जिस कार्बन पे, तो वो वहां पे कहीं भी रोटेट हो सकता है। मतलब देखो ये वाला जिस तरह से लगा हुआ है ना, अगर ये जो लास्ट वाले 2 कार्बन है जो पर्पल कलर में दिख रहे होंगे आपको, इनको अगर मैं इस कार्बन के ऊपर लगा दूं, तो ये एक अलग स्ट्रक्चर नहीं है, ये वाला एक ही कार्बन पे लगा हुआ है ना, तो इस कार्बन पे कहीं भी रोटेट हो सकता है किसी भी वक्त, वो कभी सीधा भी हो सकता है, यहाँ भी आ सकता है, वो नीचे भी जा सकता है। तो अगर मैं इस तरह से करके ये बना रहा हूँ तो ये स्ट्रेट चेन ब्यूटेन ही है, क्योंकि ये किसी भी वक्त घूम के इस तरह से देखो ये टर्न होता रहता है, लेकिन वो लगा हुआ तो इसी कार्बन पे ना, तो मॉलिक्यूल आपस में रोटेट होते रहते हैं, लेकिन बॉन्ड तो वहीं पे लगा हुआ है ना उसका। तो ये ऊपर भी जा सकता है, ये इस तरह से नीचे भी जा सकता है, ये सामने भी आ सकता है आपके इस तरह से, ये नीचे भी जा सकता है किसी भी वक्त। इसी तरह ये ऊपर भी जा सकता है। सिमिलरली ये इसी कार्बन पे रोटेट होके यहाँ भी आ सकता है। तो ये जो मैंने नीचे वाला बनाया ना, ये बेसिकली फर्स्ट वन ही है, ये स्ट्रेट चेन ही है, क्योंकि इसमें ये जो लास्ट कार्बन नीचे लगा हुआ है ये रोटेट होके कभी भी वापस सीधा हो सकता है, तो अगेन ये स्ट्रेट चेन ब्यूटेन ही काउंट होगा आपके पास। ये सेम आइसोमर है, और ये किससे सेम है, ये 1 से सेम है जो मैंने नीचे बनाया। अगर आप इसको कहो कि इसको हम इस तरह से बना दें कि 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में और एक ऊपर लगा दें,
तो भाई ये भी सेम ही चीज है, मतलब ये यूं था, नीचे था, अब ये मॉलिक्यूल को टक्कर लगी, ये रोटेट हो गई, यूं हो गया, तो मॉलिक्यूल थोड़ी चेंज हुआ, सेम मॉलिक्यूल है। तो ये भी क्या है, फर्स्ट वाला ही है। राइट। इसके अलावा अगर आप कहो कि इसको हम इस तरह से बनाएं, मतलब ये जो स्ट्रेट चेन ब्यूटेन है, इसमें जो 1 2 3 4 फर्स्ट वाला कार्बन सेकंड वाले कार्बन पे ऊपर लगा दें, और थर्ड वाला कार्बन के नीचे फोर्थ वाला कार्बन नीचे कर दें, तो ये भी स्ट्रेट चेन ब्यूटेन ही है। मतलब ये इस तरह से बना हुआ है, लेकिन ये एक ही मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये कभी भी वापस सीधा हो सकता है, क्योंकि एक ही कार्बन पे बॉन्ड्स रोटेट कर सकते हैं, वो अपनी जगह तो चेंज नहीं कर रहे हैं ना। देखो, ये वाला ब्लैक वाला ये ब्राउन वाले के नीचे है, और अभी भी ये ब्राउन वाले पे लगा हुआ है ना। इसी तरह ये वाला जो है वो इधर कर दो। सही है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा समझना, अभी इस तरह से अभी क्वेश्चंस करते हैं इसके, आपको चीज समझ आ जाएगी। क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते हैं इसके। तो जितने भी मैंने अभी बनाए ना, ये सारे वन वाले ही हैं, तो ये अलग आइसोमर काउंट नहीं होंगे। तो ब्यूटेन के सिर्फ दो ही आइसोमर्स बन रहे हैं। एक ये बन रहा है स्ट्रेट चेन ब्यूटेन, जिसमें 4 कार्बन आर इन स्ट्रेट चेन, और एक बन रहा है ये वाला जिसमें एक कार्बन ब्रांच में आ गया। बाकी सारे जो है ना वो ब्रांच वाले ही हैं। ये वाला ये सेम है, बाकी जितने जिन पे मैंने 2 लिखा हुआ है ना, ये सारे सेम ही आइसोमर्स हैं। और ये जो मैं येलो में शेड कर रहा हूँ, ये भी सारे वन वाले ही हैं। यही तो आपको रियलाइज करना है हसन, कि आपको यही चीज पता लगानी है कि ये सेम है या नहीं है। देखो अब्दुल्ला, साइक्लिक हो ही नहीं सकता इसमें। अगर आप साइकिल बनाने बैठोगे ना, तो आप 4 कार्बन अगर इस तरह से लगाओगे, 1 2 3 4, अब इन 4 के 4 कार्बन एटम्स पे हाइड्रोजन अटैच करो जरा, तो सारे कार्बन के दो दो बॉन्ड बने हुए हैं, तो इन पे कितने कितने हाइड्रोजन आएंगे। एवरी कार्बन विल गेट 2 हाइड्रोजन एटम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही नहीं बन रहा ना। तो आइसोमर होने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि कंपाउंड्स मस्ट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ब्यूटेन का तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 बन रहा है, तो इस तरह से साइकिल वाला ब्यूटेन का आइसोमर नहीं बन सकता। वो आगे बनेगा ब्यूटीन का, लेकिन इसका नहीं बन सकता। समझ आई बात। देखो इस तरह से ना हम पेंटेन के जरा आइसोमर बनाते हैं। देखो आ जाएगी अभी बात समझ। पेंटेन का फॉर्मूला आप, अच्छा ये अगर खुद से बनाना स्टार्ट करोगे ना, तब ज्यादा अच्छी समझ आएगी बात आपको। जब भी ऑर्गेनिक जितना भी हम पढ़ रहे हैं ना, नोटबुक साथ लेके बैठना। पेंटेन का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C5H12, क्योंकि जनरल फॉर्मूला अल्केन का CnH2n+2 होता है। एन की जगह पे जब 5 रखोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C5, 2 × 5 + 2, 2 5 = 10 + 2 = 12। तो पेंटेन का जो फर्स्ट आइसोमर होगा हमारे पास, वो स्ट्रेट चेन पेंटेन होगा, जिसमें वी हैव टेकन 5 कार्बन इन अ स्ट्रेट चेन। इसके अलावा देखो, इनकी नंबरिंग कर दो तो आसान हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स है। अब अगर मैं फिफ्थ कार्बन को उठा के सेकंड कार्बन के नीचे लगा दूं, देखो वी हैव 1 2 3 4, जो फिफ्थ कार्बन एटम है, इसको हम सेकंड कार्बन के अगर नीचे कर दें, तो ये एक हमारा डिफरेंट आइसोमर हो जाएगा। क्योंकि देखो, अगर मुझे फिफ्थ कार्बन को फोर्थ कार्बन पे वापस ले जाना है, तो मुझे इसका बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। आइसोमर बॉन्ड ब्रेक नहीं करना है हमें। हाँ, मैं फिफ्थ कार्बन को सेकंड कार्बन पे कहीं भी रोटेट कर सकता हूँ, वो कभी भी हो सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो डिफरेंट मॉलिक्यूल है। जैसे इस फिफ्थ कार्बन को आप फोर्थ कार्बन पे किसी भी ओरिएंटेशन में लिख दो, वो डिफरेंट मॉलिक्यूल नहीं होगा।
इन आ रही है सबके पास? देखो ये जो साइक्लिक वाली बात है ना, ये आपको थोड़ा आगे चल के समझ आएगी। तो ये जितने भी मैंने अभी ये वाले बनाए ना, ये फर्स्ट है, ये भी वही सेम मॉलिक्यूल है जो फर्स्ट वाला है, ये भी सेम मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये जो फिफ्थ कार्बन है, इसको अगर मैं थोड़ा सा पुश करूंगा तो ये वापस सीधा आ जाएगा फोर्थ कार्बन पे। इसी तरह इसमें अगर मैं इसको नीचे करूंगा तो ये वापस स्टेट चेन में आ जाएगा। तो ये सारे सेम मॉलिक्यूल हैं। हाँ, लेकिन ये जो राइट पे मैंने बनाया हुआ है ये डिफरेंट है, क्योंकि इसमें देखो फिफ्थ कार्बन को मैं रोटेट करके फोर्थ कार्बन पे तो वापस नहीं ले जा सकता ना, वो फिफ्थ कार्बन सेकंड कार्बन पे ही रहेगा। हाँ, अगर आप ये कहो कि मैं फिफ्थ कार्बन को रोटेट करके सेकंड कार्बन के ऊपर लगा दूं, तो अगेन ऊपर नीचे करने से हमारे पास नया मॉलिक्यूल नहीं बनता है, वो सेम मॉलिक्यूल ही कहलाएगा। ये भी हमारे पास सेकंड आइसोमर ही है, या तो सेकंड आइसोमर दो बार बनाने का मतलब क्या है कि इनमें से कोई एक बना हुआ होगा एक वक्त में। नंबरिंग करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है या नहीं। सही है। इसके अलावा पेंटेन के भी हम एक और आइसोमर बना सकते हैं, वो जरा आप लोग खुद बनाओ और बताओ बन रहा है कि नहीं बन रहा। या अगर इसके अलावा भी किसी का कोई बन रहा है तो मुझे बना के जरा जल्दी से पिक्चर भेज दो, तो हम देख लेते हैं अगर कोई और नया आइसोमर बना ले। अगर आपको लग रहा है कि कोई और आइसोमर भी हो सकता है, तो आप जरा स्ट्रक्चर बना के पिक्चर लेके जल्दी से भेज दो, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैं एक बार समराइज करवाता हूँ। हमने आइसोमर्स बनाए ब्यूटेन के, और पेंटेन के। ब्यूटेन के सिर्फ दो ही आइसोमर्स बन सकते हैं, क्योंकि ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10। ब्यूटेन का पहला आइसोमर ऐसा होगा जिसमें फोर कार्बन जो होंगे वो स्ट्रेट चेन में होंगे लाइक दिस। ब्यूटेन का दूसरा आइसोमर ऐसा होगा जिसमें थ्री कार्बन स्ट्रेट चेन में होंगे और एक कार्बन नीचे ऐसे ब्रांच में लगा हुआ होगा। अच्छा, अब ये दोनों आइसोमर्स जो हैं वो इसके अलावा पेंटेन के आइसोमर्स भी देख लेते हैं, फिर इनकी दोबारा बात करते हैं। इतना अगर आप मुझे भेज रहे हो कोई आइसोमर्स तो वो मैं भी देख लेता हूँ। देखो पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12। पेंटेन का एक आइसोमर ऐसे होगा जिसमें फाइव कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में होंगे, CH3 CH2 CH2 CH3। एक आइसोमर ऐसा होगा जिसमें फोर कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में होंगे लाइक दिस, और एक जो है वो ब्रांच में लगा हुआ होगा। इसी तरह पेंटेन का एक और आइसोमर बन सकता है जिसमें दो कार्बन ब्रांच पे लगे हुए लाइक दिस। इन सबके अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो C5H12 है। सबके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन इन सबके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट है। अब जरा अब ध्यान से देखना। मुझे ना ओनेजा ने एक आइसोमर भेजा है जो कि इन्होंने क्या किया, इसको 1 2 3 4 5, इसमें मैं हाइड्रोजन पूरे कर देता हूँ जितने जितने लगने चाहिए जहाँ पे। क्या ये आइसोमर मैं ऑलरेडी बना नहीं चुका हूँ? देखो, ये जो वाले जो दो कार्बन लगे हुए हैं इनमें से किसी एक कार्बन को आप ऊपर से हिट करो, वो रोटेट होके नीचे आ जाएगा। लगा हुआ तो सेम कार्बन पे ही है ना, मैं इसका बॉन्ड चेंज नहीं कर रहा हूँ, जहां पे लगा हुआ है वहीं पे लगा।
उसकी बस रोटेट कर रहा हूँ उसी कार्बन के अबाउट, जब तक उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही वो डिफरेंट मॉलिक्यूल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो CH3 है ना, इसको जरा हिट करते हैं ताकि ये ना नीचे आ जाए। तो ये मॉलिक्यूल फिर कैसा दिखेगा आपको, अगर मैं इस वाले कार्बन को रोटेट करके इसके नीचे कर दूं, तो ये अभी मैंने मॉलिक्यूल चेंज नहीं किया है, मॉलिक्यूल मेरा वही है। बस मैंने एक कार्बन को नीचे रोटेट कर दिया, लगा हुआ तो उसी कार्बन पे है ना, तो अभी सेम मॉलिक्यूल है। क्या ये आइसोमर मैं ऑलरेडी बना नहीं चुका हूँ? देखो ये जो मैंने राइट साइड पे आइसोमर बनाया था, ये वाला, दिस आइसोमर एंड दिस आइसोमर, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसको, ये दोनों जो है ना वो आइडेंटिकल हैं, सेम मॉलिक्यूल्स हैं। आप ये जो इसको मैं टू कह रहा हूँ, इसको मैं, इसको भी टू ही कहेंगे, क्योंकि देखो इस वाले को जो मैंने नीचे बनाया है, इसको रोटेट करो जरा, रोटेट करके वो वही चीज बन जाएगी जो आपने ऊपर बनाई हुई है। ये है ना, इसको अगर हम रोटेट करें ऐसे, क्या ये सेम चीज नहीं बन जाएगी? इसको रोटेट करके अगर आप यूं कर दो या उल्टा कर दो या सीधा कर दो, ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ही है। नजर समझ आई बात? और किसी ने कुछ भेजा है? हाँ भाई, कोई कंफ्यूजन इसमें थोड़ी सी रहेगी, अभी क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे ना तो हल हो जाएगा मसला। देखो ब्यूटेन के ये जो दो आइसोमर्स हैं, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ब्यूटेन बनाओ, या मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप इनमें से कौन सा बनाओगे, आपको कैसे पता चलेगा? तो इनके जो है ना, हम थोड़े से नेमिंग हमने डिफरेंट की हुई है। जैसे पहला वाला जो है ना, इसको तो हमने ब्यूटेन कह दिया, अगर मैं सिर्फ ब्यूटेन लिखता हूँ तो इसका मतलब है आपने स्टेट चेंज ब्यूटेन बनाना है, लाइक दिस, जिसमें 4 कार्बन आपने स्टेट चेंज में लगाया था। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ब्रांच्ड वाला ब्यूटेन बनाओ, इसको हम कहते हैं ब्रांच्ड आइसोमर, क्योंकि एक कार्बन ना ब्रांच में लगा हुआ है। दिस इज नोन एज ब्रांच्ड आइसोमर। अगर मैं आपको इस तरह से बनाने के लिए कहूंगा, तो फिर मैं या तो ब्रांच्ड आइसोमर कहूंगा, या इसका एक नाम होता है जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब नेमिंग बेटा आपको पढ़नी नहीं है, बस इसका नाम याद रखना है। लेकिन हम ना थोड़ी सी इसकी नेमिंग सीखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसका नाम दे रहा है। देखो दो तरह के आइसोमर्स ब्यूटेन के हमने देखे, एक तो स्ट्रेट चेन ब्यूटेन है, जिसको हम क्या कहेंगे, ब्यूटेन, इसको तो हमने कहना ही ब्यूटेन है। लेकिन ये जो हमने ब्रांच आइसोमर बनाया ना, जिसमें एक कार्बन हमने ब्रांच में करके लगाया हुआ है, इसका थोड़ा सा नाम भी डिफरेंट होता है। इसकी ब्रांच में हमारे पास ये जो नीचे CH3 लगा हुआ है ना, इस CH3 वाली ब्रांच को हम क्या नाम देते हैं, देखो जो CH4 है उसको हम कहते हैं मीथेन। लेकिन अगर इसमें से हम एक हाइड्रोजन कम कर दें ना, CH3 कर दें, तो इसको फिर हम कहते हैं मिथाइल। ठीक है, ये नाम देने के तरीके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर CH4 है, 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन, तो दिस इज नोन एज मीथेन। बट इफ इट हैज 1 कार्बन एंड 3 हाइड्रोजन, तो उसको हम कहते हैं मिथाइल। ये जो CH3 ब्रांच में लगा हुआ है, अब हम इसको अलग से एक नाम देंगे, दिस इज मिथाइल। और ये जो मिथाइल लगा हुआ है वो कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, सेकेंड कार्बन पे लगा हुआ है। तो हम इसकी पोजीशन भी बताएंगे कि इट इज रिटन ऑन द सेकेंड कार्बन, दिस इज 2 मिथाइल। अच्छा, अब जो स्ट्रेट चेन है हमारी, उसमें ऊपर कितने कार्बन है, अब उसमें 3 कार्बन है, तो उसको हम कहेंगे दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये इस वाले आइसोमर का ये नाम होता है। अब आपने जो है ये नेमिंग करनी किस तरह से, ये तो नहीं सीखना, बस इसका नाम याद रखना कि इसको हम 2 मिथाइल प्रोपेन कहेंगे। हसन, ए अगर ब्रांच हो सकता है तो मुझे ब्रांच बना के सेंड करो ना जरा, फिर मैं बताता हूँ कि वो क्यों नहीं है ब्रांच। इसमें अगर आप कह रहे हो कि जो 4 कार्बन है, अगर मैं थर्ड कार्बन के नीचे लग दूं तो वो ब्रांच नहीं कहलाएगी, वो कभी भी वापस अपनी जगह पे जा सकता है। ये वाला ब्रांच इसलिए कि ये जो नीचे मिथाइल लगा हुआ है, या तो ये ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, वापस दोबारा से 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में तो नहीं हो सकते ना, अनलेस आप बॉन्ड तोड़ के अलग लगा दो, तो वो बात नहीं करे, टूटना नहीं है इसने अभी कहीं से। बस यही दो नाम याद रखना है ना, बाकी तो आपने बनाना सीखे हैं।
मैं ना इसका क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन कैसे आते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा, रुक जाओ, परेशान नहीं हो। देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है विद डायग्राम शोज द आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। अब ब्यूटेन वी नो इट इज C4H10। ब्यूटेन का जो फर्स्ट आइसोमर होता है वो स्ट्रेट चेन ब्यूटेन होता है। ठीक है, वो कह रहा है इसके अलावा बताओ, मतलब ये तो ब्यूटेन है, इसके अलावा ब्यूटेन का आइसोमर कौन सा होगा इसमें से। नहीं उन्हें उमेजा बेटा ऐसा नाम नहीं देते उसको। वो आप ना एल्कीन से कंफ्यूज कर रहे हो उसको, अभी एल्कीन में नेमिंग पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी चीज। हाँ हसन, इसका तरीका ये है कि कुछ आइसोमर्स आप याद कर लो, जैसे आप ब्यूटेन का एक ही आइसोमर होता है वो आप याद कर लो, ब्यूटेन का आइसोमर इस तरह से होता है, तो इसका डी है। ए क्यों नहीं है, क्योंकि भाई ए में जो हमारे पास फोर्थ कार्बन है वो थर्ड कार्बन के ऊपर ही लगा हुआ है ना, अगर मैं स्ट्रेट चेन ब्यूटेन देखूंगा तो ये फोर्थ कार्बन को रोटेट करके कभी भी नीचे लिया हुआ स्ट्रेट चेन ही है। इसी तरह बी में क्या मसला है, बी में हमें लग तो रहा है वो टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन वो देखो फोर्थ कार्बन थर्ड कार्बन पे है। अगर मैं इस फोर्थ कार्बन को यहाँ से हिट करता हूँ और ये रोटेट होके थर्ड कार्बन के नीचे आ जाए, मैं इसको अगर रब कर करके आपको बना के दूं ना, तो जरा ध्यान से देखना। देखो मैंने बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं की है। अब जरा बी को देखते हैं सारे, जरा ध्यान से बी को देखो। बी में जो फोर्थ कार्बन है वो थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है, राइट। मैं इसको थर्ड कार्बन पे ही लगा रहने दूंगा, लेकिन बस मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रोटेट करके थर्ड कार्बन के सामने ला रहा हूँ। तो जब तक मैं इसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, मतलब पोजीशन चेंज करने का क्या मतलब है कि थर्ड कार्बन से हटा के कहीं और लगा दूं। मैं थर्ड कार्बन से हटा के कहीं नहीं लगा रहा, मैं उसको थर्ड कार्बन पर ही लगा रहने दूंगा, बस मैं इसको रोटेट करके राइट साइड पे लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं उसको रोटेट करके राइट साइड पे कैसे लाऊंगा, भाई फोर्थ कार्बन को पकड़ो और पकड़ के उसको रोटेट करके नीचे ले आओ। जहां पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है वो हाइड्रोजन जो है वो सी कार्बन की जगह चला जाएगा, और ये जो फोर्थ कार्बन है ये यहाँ पे आ गया अपने तीनों हाइड्रोजन के साथ, और जो हाइड्रोजन लगा हुआ था ऊपर चला गया। इसी तरह मैंने देखो इसकी पोजीशन तो नहीं चेंज की ना, अभी भी वो फोर्थ कार्बन थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है। इसी तरह ये जो फर्स्ट कार्बन है इसको मैं रोटेट करके सेकंड कार्बन के लेफ्ट पर लेकर आ जाऊं। फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन के लेफ्ट पे आ गया, लेकिन लगा हुआ अभी भी वो फर्स्ट कार्बन के ऊपर ही है। ये स्टेट चेन ही है बेसिकली, मतलब ये ब्यूटेन ही है। हसन मैं आपको समझाता हूँ, ये जो कोर्स का मसला आप पूछ रहे हो ना, तो हमारे पास डी जो है वो आइसोमर है ए, बी और सी। ये चारों जो है ना वो एक ही स्ट्रक्चर है जो कि स्ट्रेट चेन ब्यूटेन है, क्योंकि इसमें अगर मैं सी में अगर मैं फर्स्ट कार्बन को रोटेट करके सेकंड कार्बन के लेफ्ट पे ले आऊं और फोर्थ कार्बन को रोटेट करके थर्ड कार्बन के राइट पे ले आऊं, तो ये भी स्ट्रेट चेन ही है। भाई जैसे चेन होती है ना, उस चेन को पकड़ के अगर हमने सीधा कर दिया तो ये स्ट्रेट चेन ब्यूटेन बन जाएगा दोबारा। तो इसमें ब्यूटेन का आइसोमर कौन सा है, डी वाला है, बस बाकी सारे स्ट्रेट चेन ब्यूटेन ही है, बस उसकी चेन कह रहा हूँ कि आप किसी भी तरह पकड़ के सीधा कर सकते हो बगैर बॉन्ड ब्रेक करे, मतलब क्या चारों कार्बन इसमें स्ट्रेट चेन में लेके आ सकते हो विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड। तो आप नहीं ला सकते, क्योंकि जो आपका ये जो फोर्थ कार्बन है वो सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है। अब अगर आपको उसको स्ट्रेट चेन में लेके आना है तो फोर्थ कार्बन को उठा के फर्स्ट कार्बन पे लाना पड़ेगा ना, मतलब उसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। उस फोर्थ और सेकंड कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, हमें बॉन्ड तोड़े बगैर स्ट्रेट चेन बनाना है दोबारा से।
तो वो बॉन्ड तोड़े बगैर स्टेट चेन कैसे बन सकता है? जो ए बी सी है उनमें देखो टर्मिनल कार्बन है ना, ये जो लास्ट वाला कार्बन है ये रोटेट करके इसी कार्बन की साइड पे लिया, राइट साइड पे लिया। बी में जो फर्स्ट वाला कार्बन है वो रोटेट करके सेकंड कार्बन के लेफ्ट पे लिया, और जो लास्ट वाला कार्बन है वो रोटेट करके थर्ड कार्बन के राइट पे लिया। तो ये मैंने कोई बॉन्ड तो नहीं ब्रेक करा ना, उसी कार्बन के अबाउट रोटेट कर रहा हूँ, इसलिए ये स्टेट चेन ही है। इसी तरह सी में भी ऐसा ही है। हाँ, डी में अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो फोर्थ कार्बन है उसको रोटेट करके फर्स्ट कार्बन या सेकंड या थर्ड कार्बन पे लिया हो तो नहीं ला सकते हो ना, अनलेस के भाई आप बॉन्ड ब्रेक करो और फोर्थ कार्बन को उठा के फर्स्ट कार्बन पे लेके जाओ, तो वो नहीं करना है हमें। सही है। नहीं बेटा हसन, कंपोनेंट्स के नाम है वो डिफरेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्लास के बाद। कुछ का आंसर बताओ। देखो क्वेश्चन 2 में ही इज सेइंग alkanes are saturated compounds containing carbon and hydrogen only. Structure 1, 2, 3 and 4 are saturated hydrocarbons. ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, कह रहे हैं विच पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स आर आइसोमर्स। देखो आइसोमर्स होने के लिए दो चीजों का सबसे पहली कंडीशन क्या है कि दे मस्ट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो पहले तो आप ये काम ये करो कि इन सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लो। जिन दो मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे उनके हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे डिफरेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो ही दो चीजें एक दूसरे की आइसोमर हो सकती है, वरना हो ही नहीं सकती है। अगर मैं स्ट्रक्चर 1 को देखूं तो स्ट्रक्चर 1 में हमारे पास कितने कार्बन एटम्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। स्ट्रक्चर 1 है 6 कार्बन एटम्स। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इसमें हाइड्रोजन आ रहा है 14। इसी तरह स्ट्रक्चर 2 में कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इसमें हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है। क्या 1 और 2 एक दूसरे का आइसोमर हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन पहले मैं स्ट्रक्चर्स देखूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये सब देखने से पहले ना सबके मोलिकुलर फॉर्मूला देख लो, काउंटिंग करनी है ना बस। 3 में हमारे पास कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन एटम्स है। और हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? हाइड्रोजन काउंट करो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हाइड्रोजन एटम्स है। तो इसका तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 और 2 से डिफरेंट है, तो 3 स्ट्रक्चर जो है ना तो वो 1 का आइसोमर हो सकता है ना 2 का आइसोमर हो सकता है। इसी तरह फोर्थ वाले को देखो, फोर्थ में कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 कार्बन है इसमें। और हाइड्रोजन कितने हैं? मुझे पता है वैसे ही एल्केन है तो स्ट्रेट चेन है, सारे के सारे का सिंगल बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन जो होंगे ना 7 to the 14 + 2 16 होंगे। आप चाहो तो अभी काउंट कर लो फिलहाल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, अब ऑप्शंस में देखो, डी ऑप्शन में कहा हुआ है इसने 2 और 4। क्या 2 और 4 एक दूसरे का आइसोमर हो सकता है? भाई पहली बात तो आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सेम होना जरूरी है। अब जो स्ट्रक्चर 2 है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H14, और जो स्ट्रक्चर 4 है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H16। इनका तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही नहीं है, स्ट्रक्चर की तो बाद में करूंगा, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो ही दो चीजें एक दूसरे का आइसोमर हो सकती हैं। तो डी तो ऐसे ही हटा दो। अब बचा सी। अब सी में 2 और 3 को बोल रहा है। अब 2 का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C6H14, और 3 का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C6H12। अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है तो आइसोमर हो ही नहीं सकते। 1 और 4 को देखो ऑप्शन बी में, अगेन 1 और 4 का मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट है। 1 का है C6H14 और 4 का है C7H16। तो अगेन मोलिकुलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है तो आइसोमर हो ही नहीं सकते। अब चारों ऑप्शन तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए हमारे पास, तो अब बचा क्या आंसर? यही होगा ना। अब 1 का मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H14 और 2 का मोलिकुलर फॉर्मूला भी C6H14 है। एटलीस्ट मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है ना इनके। अब इनके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। अब हमें आंसर तो मिल गया अपना, लेकिन फिर भी हम इनके ना स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि क्या इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं या नहीं। अब कैसे देखोगे इनके स्ट्रक्चर्स? देखो भाई
पहला वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें मैंने नंबरिंग कर रहा हूँ कार्बन की, ताकि मैं इजिली आइडेंटिफाई कर सकूं किस वक्त कौन से कार्बन की बात चल रही है। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन जो है वो फोर्थ कार्बन की ब्रांच पे लगा हुआ है। इसी तरह जो हमारे पास स्ट्रक्चर 2 है उसमें भी मैं कार्बन एटम्स की नंबरिंग कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन जो है वो थर्ड कार्बन की ब्रांच पे लगा हुआ है। देखो इसमें 6 कार्बन एटम थर्ड कार्बन के साथ लगा हुआ है, और स्ट्रक्चर 1 में 6 कार्बन एटम फोर्थ कार्बन के साथ लगा हुआ है। तो इसकी पोजीशन डिफरेंट है ना, तो ये दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। हाँ, अगर आप ये कार्बन 1 और 2 में कंफ्यूज हो रहे हो, तो भाई कार्बन 1 जो है ना स्ट्रक्चर 1 में, वो तो 2 पे ही है ना। आप 2 पे रोटेट करके लेफ्ट पे नीचे कर दो तो वो स्ट्रेट चेन में आ जाएगा। मतलब अगर मैं कार्बन 1 को, मैं उसको उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूँ, वो सेकंड कार्बन पे है, सेकंड कार्बन पे ही लगा रहेगा। बस मैं उसको जबरदस्ती पकड़ के ना थोड़ा सा पुश करके फर्स्ट कार्बन के लेफ्ट साइड पे लेके आ गया। दैट्स इट। तो ये कोई नया स्ट्रक्चर थोड़ी है। अगर मैं इसको वापस रोटेट करके ऊपर ले जाऊं, तो अगर मैं यहाँ से इसको देखूं, तो इस पहले वाले स्ट्रक्चर में 6 कार्बन फोर्थ कार्बन की ब्रांच पे लगा हुआ है, और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में 6 कार्बन थर्ड कार्बन की ब्रांच पे लगा हुआ है। तो ये दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इट मीन ये दोनों 1 और 2 एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे। ठीक है भाई, नंबरिंग करके आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन इतना मुश्किल आता नहीं है, आसान है ये, इसलिए फंसेगा नहीं। देखो ना इसमें सारे ऑप्शन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बेसिस पे निकलेंगे। अब अगर मैं आपसे ये वाला पूछूं, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर बताओ। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन व्हाट इज विच स्ट्रक्चर इज एन आइसोमर ऑफ द स्ट्रक्चर शोन। अब ये जो स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है इसमें 5 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में लगाए हुए हैं। कह रहा है कि विच स्ट्रक्चर इज नॉट एन आइसोमर, कौन सा इसमें से इसका आइसोमर नहीं है। बेसिकली ये पेंटेन के आइसोमर बने हुए हैं। तो अगर मैंने 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगाए हुए, ए में क्या 5 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं? नहीं, एक ब्रांच में लगा हुआ है, 5th कार्बन थर्ड पे लगा हुआ है, तो ये आइसोमर है ऊपर वाले का। इसी तरह बी में 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, बाकी 4th और 5th कार्बन ब्रांच में लगा हुआ है, तो ये भी आइसोमर है। इसी तरह ऑप्शन सी देखो, इसमें पांचों कार्बन अभी भी स्ट्रेट चेन में ही है ना। 5th कार्बन जो है वो 4th कार्बन पे लगा हुआ है ना। मेन स्ट्रक्चर में भी 5th कार्बन 4th कार्बन पे लगा हुआ है, यहाँ भी 5th कार्बन 4th कार्बन पे लगा हुआ है। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि 5th कार्बन की पोजीशन वही है जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर में, स्ट्रेट चेन में। बस इसको आप पुश करके कभी भी सीधा कर सकते हो। स्ट्रक्चर डी में 5th कार्बन सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, तो ये भी आइसोमर है। इनफैक्ट जो स्ट्रक्चर डी है और जो स्ट्रक्चर ए है वो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं। स्ट्रक्चर ए को फ्लिप करके रखो तो वो डी जैसा दिखेगा, लेकिन ऊपर वाला जो मेन आपको कंपाउंड दिया हुआ है स्ट्रेट चेन वाला, उससे कंपेयर करोगे तो आइसोमर है, वरना नहीं है। तो इसमें से कौन सा आइसोमर नहीं है? सी इसमें से आइसोमर नहीं है, क्योंकि सी सेम मॉलिक्यूल है, स्ट्रेट चेन है। ठीक है भाई, सियाला क्या हो गया बच्चे, बी पे कहाँ फंस, बी आइसोमर है। सियाला समझ आई बात। बी, वो ये नहीं पूछ रहा कि कौन सा आइसोमर है, वो पूछ रहा है कि कौन सा आइसोमर नहीं है। बिल्कुल सी आइसोमर नहीं है, सी जो है वो सेम स्ट्रक्चर है। अगर मैं मेन स्ट्रक्चर को देखूं जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है, मतलब जो क्वेश्चन में ऊपर बना हुआ है, उसमें पांचों कार्बन देखो स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं ना। 1st कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4th कार्बन, 5th कार्बन। सी में भी तो देखो ऐसा ही है। सी में 1st कार्बन के साथ सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन के साथ थर्ड कार्बन है, 4th कार्बन के साथ 5th कार्बन है। 5th कार्बन की पोजीशन डिफरेंट तो नहीं है ना। हाँ, वो रोटेट होके नीचे आया हुआ है, वो दोबारा सीधा कर दो उसको, रहेगा तो वो 5th कार्बन पे ही ना।
पोजीशन तो इसकी फिफ्थ कार्बन की फोर्थ कार्बन पे ही है ना, लेकिन ए में देखो फिफ्थ कार्बन थर्ड कार्बन पे, बी में देखो फिफ्थ कार्बन सेकंड कार्बन पे, डी में देखो फिफ्थ कार्बन सेकंड कार्बन पे, लेकिन सी में फिफ्थ कार्बन फोर्थ कार्बन पे ही है, तो ये सेम मॉलिक्यूल है ऊपर वाले से, तो ये आइसोमर नहीं है। ओके, गॉट इट। चलें आगे बढ़े। चलो भाई, नेक्स्ट हमें देखने हैं रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। हमारे पास एल्केन्स के दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, इनफैक्ट तीन रिएक्शंस हम टोटल देखेंगे एल्केन के। एक तो कंबशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स है, सेकंड रिएक्शन हम एल्केन्स का देखेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन्स, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। और थर्ड रिएक्शन हम देखेंगे एल्केन चैप्टर में, देखेंगे एल्कीन्स में। तो कंबशन रिएक्शन से हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कंबशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। अच्छा, कंबशन क्या होती है? देखो ये जो एल्केन्स होते हैं ना, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो एज अ फ्यूल यूज होते हैं हमारे पास। फ्यूल का क्या मतलब है कि हम जलाते हैं ना ऑक्सीजन साथ, तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इनकी बर्निंग जो होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो कंबशन का क्या मतलब है? बर्निंग ऑफ एल्केन्स विथ ऑक्सीजन गैस which releases हीट एनर्जी। और कंबशन रिएक्शन जो होता है ना, वो हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, जिसमें से हीट एनर्जी रिलीज होती है। अब कंबशन हमारे पास दो टाइप की होती है। एक होती है हमारे पास कंप्लीट कंबशन, और एक होती है हमारे पास इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन क्या कब होती है? जब हमारे पास एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गैस होती है। इनकम्प्लीट कंबशन कब होती है? जब हमारे पास लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गैस होती है। मतलब एयर में ऑक्सीजन कम है, वो किसी भी वजह से हो सकती है, आपके पास फ्यूल ज्यादा है, या आप क्लोज कंटेनर में कर रहे थे, एयर कम पड़ गई है, ऑक्सीजन कम पड़ गई है। जब कंप्लीट कंबशन होती है ना, तो कंबशन प्रोडक्ट्स हमेशा दो तरह के ही होते हैं। किसी भी एल्केन की कंबशन करोगे तो कंबशन प्रोडक्ट जो होगा वो दो कंबशन प्रोडक्ट होते हैं।
एक होता है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस, विच इज CO2, और एक होता है आपके पास वाटर। तो यही दो कंबशन प्रोडक्ट निकलते हैं जब कंप्लीट कंबशन होती है। लेकिन जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो कंबशन प्रोडक्ट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो होते हैं, उनके अलावा भी हमारे पास एक और प्रोडक्ट निकलता है, उसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है वो, उसके बारे में याद रखना है आपको कि वो एक टॉक्सिक गैस होती है, टॉक्सिक गैस या पॉइजनस गैस होती है, जो कि हीमोग्लोबिन इरिवर्सिबली, ठीक है। जो बायो वाले हैं उनको पता है हीमोग्लोबिन क्या होता है, जो बायो वाले नहीं है बस इतना याद रखें कि इनकम्प्लीट कंबशन कब होती है, जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो, और उसमें वन ऑफ द प्रोडक्ट वुड बी कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक टॉक्सिक गैस है, जो कि हार्मफुल है, राइट। अच्छा, इनकम्प्लीट कंबशन इक्वेशन की आपको इक्वेशन बनाने के लिए नहीं कहता है, वो आपसे ये नहीं कहेगा कि इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है इक्वेशन बनाओ, लेकिन कंप्लीट कंबशन की वो आपसे इक्वेशन भी बनवाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट अल्केन है मीथेन, उसकी कह रहा है कंप्लीट कंबशन की इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन ऑफ कंबशन। और कौन सी कंबशन, हमेशा कंप्लीट कंबशन की ही इक्वेशन बनवाएगा आपसे। क्या हो गया हसन, ऊपर करें? टाइम चाहिए लिखने का? अरे मुझे लगा लिख रहे होगे, इतनी आसान आसान सी बातें, थ्योरेटिकल बातें चल रही है ना सारी। डन, लिख लिया? अच्छा जी, अब आप, अच्छा वो किस तरह से कहेगा कंप्लीट कंबशन हो रही है? या तो वो सीधा सीधा वर्ड लिख देगा कि कंप्लीट कंबशन हो रही है, या ये कह देगा कि अल्केन को बर्न किया है हमने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कंप्लीट कंबशन की जगह अगर वो एक्सेस ऑफ एयर का वर्ड यूज कर दे या एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन का वर्ड यूज कर दे, तो इसका मतलब है कि कंप्लीट कंबशन ही हो रही है, और इनफैक्ट इक्वेशन कंप्लीट कंबशन की ही बनानी होती है आप। जैसे हमारे पास पहला एल्केन है मीथेन, इसको ऑक्सीजन के साथ जब बर्न करेंगे तो कंप्लीट कंबशन के प्रोडक्ट्स हमेशा दो ही होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। अब आपने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। देखो, एक तो बैलेंसिंग का आपको एक रूल पता है, बैलेंसिंग ट्रायल एंड एरर से होती है, लेकिन कंबशन की इक्वेशन जो है ना, वो हाइड्रोकार्बन एल्केन हो या आगे अभी कोई भी फैमिली आएगी, इनकी इक्वेशन को बैलेंस करने का एक बड़ा आसान सा तरीका ये होता है कि जो हाइड्रोकार्बन है इसमें कार्बन कितने हैं, देखो मीथेन के साथ आप 1 मोल लगा दो, इसको 1 मोल ऑफ मीथेन के लिए हम बैलेंस करेंगे। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस फॉर्मूला में कितने हैं, कार्बन के साथ CH4 में कुछ नहीं लिखा, मतलब कार्बन कितना है, 1 है। तो जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ना इस एल्केन के फॉर्मूला में, इसको मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना दो। इसी तरह जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है फॉर्मूला में, इसको डिवाइडेड बाय 2 करके मोल्स ऑफ वाटर बना दो। 4 को डिवाइड बाय 2 करो, बन जाएगा 2, और इसको मोल्स ऑफ वाटर बना दो। तो अब देखो राइट हैंड साइड पे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल ऑफ वाटर बन गया। अब 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन के मोल्स होंगे, 1 इंटू 2। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से 2 ऑक्सीजन है, और वाटर की वजह से कितने ऑक्सीजन है, वाटर में H2O में 1 है, ठीक है। और 2 मोल्स है, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2। तो राइट हैंड साइड पे टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और 2 वाटर के साथ, तो टोटल मोल्स राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के 4 हैं। तो इस 4 को अब आपने लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन 4 बनाना है, तो O2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो 4 बन जाए? तो जो भी नंबर आ रहे हैं ना राइट हैंड साइड पे, उसको डिवाइड बाय 2 करके मल्टीप्लाई बाय O2 कर, तो वो ऑटोमेटिकली, देखो 2 2 जार
4 बन जाएगा। हसन ये स्टेप्स लिखने नहीं है, इनको आप अभी यहीं पे याद करो। देखो मैं आपको दूसरी एग्जांपल लेता हूँ, C2H6 इथेन है, इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, प्रोडक्ट में बना कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब बताओगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कितने मोल्स लिखें? इथेन के लिए तो हमने 1 मोल ले लिया। अब इथेन के फॉर्मूला में वी हैव 2 कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कितने बन जाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स बन जाएंगे 2। हाइड्रोजन कितने हैं इथेन में? 6 हैं, तो मोल्स ऑफ वाटर कितने बन जाएंगे? 6 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 3। अब राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन देखो, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कितने हो जाएंगे? 2 टू द 4 ऑक्सीजन, और वाटर की वजह से कितने हो जाएंगे? 3 1 3। देखो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से 2 टू द 4 और वाटर की वजह से 3 1 3, तो टोटल ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे कितने हो जाएंगे? 4 + 3 इज 7। इस 7 को डिवाइड बाय 2 करके लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के साथ लिख दो, हो गई बैलेंस। अभी ये हमने फ्रैक्शन में लिखा है, अगर आप चाहो तो डेसिमल में भी लिख सकते हो। 7/2 कितना होता है? 3.5। जब आप इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हो, C2H6 प्लस 3.5O2, कार्बन डाइऑक्साइड कितने? 2 मोल्स हैं, 2CO2, और वाटर के 3H2O। अगर आप कहो कि नहीं मुझे डेसिमल में या फ्रैक्शन में मजा नहीं आ रहा, मैं इसको होल नंबर में लिखना चाह रहा हूँ, तो उसको होल नंबर बनाने के लिए आप इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, वो होल नंबर में आ जाएगी। फिर इथेन हो जाएगा 2 × C2H6, 2 × 3.5 इज 7, 7O2, 2 2 ज़ा 4 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 3 ज़ा 6 वाटर। तो ये सारे तरीके सही हैं, आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, डेसिमल में भी लिख सकते हो, और होल नंबर में भी लिख सकते हो, राइट। चलो एक काम करते हैं, कोई बड़ा एल्केन ले लेते हैं और उसको बैलेंस करते हैं। जैसे ऑक्टेन ले लेते हैं, ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है, ऑक्टेन में 8 कार्बन एटम्स होते हैं, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर n की जगह पे मैं 8 रखूंगा तो ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C8, 2 × 8 इज 16 + 2 इज 20, सॉरी 18, 2 8 16 + 2 इज 18। इसकी कंप्लीट कंबशन करते हैं, प्रोडक्ट में हमारे पास क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जरा करोगे बैलेंस इसको? कार्बन कितने? 8 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कितने हो जाएंगे? 8। हाइड्रोजन कितने? 18 है, तो 18 को डिवाइड बाय 2 करके मोल्स ऑफ वाटर बना दो। 18 डिवाइड बाय 2 इज 9, वाटर के 9 हो जाएंगे। अब राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन काउंट करो, 8 2 ज़ा 16 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और 9 1 ज़ा 9 वाटर के साथ, तो 16 + 9 कितना होगा? 25। 25 को डिवाइड बाय 2 करके ऑक्सीजन के साथ लिख, और अगर फ्रैक्शन में लिखना तो 25/2 डेसिमल में 12.5 होता है, राइट। मैं आपको ऑक्सीजन के मोल्स निकालने का एक और शॉर्टकट बताता हूँ। देखो जैसे ये हमारे पास ऑक्टेन था ना, C8H18, इसका 1 मोल ऑक्सीजन के कितने मोल्स के साथ रिएक्ट होगा? मैं आगे पूरी इक्वेशन बनाए बगैर ये ऑक्सीजन के मोल्स निकाल सकता हूँ यहाँ पे। इसका एक फॉर्मूला होता है ऑक्सीजन के मोल निकालने का, वो होता है x + y डिवाइडेड बाय 4। इसमें x क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो एल्केन्स में होंगे, और y क्या होगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो एल्केन में होंगे। x क्या है इसमें? 8 है, और y क्या है? 18 है, तो x की जगह पे हम 8 रखते हैं और y की जगह पे 18 डिवाइड बाय 4। इसको जरा सॉल्व करो, तो 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 9/2 कितना होगा? 4.5, तो 8 + 4.5 कितना आ जाएगा? 12.5। देखो आया वही 12.5। ठीक है, इसी तरह अगर आप इथेन के निकालना चाहो कि जैसे 3.5 आ रहा है ना, इसमें ये फॉर्मूला लगाओ इथेन के साथ, x + y/4, तो इथेन में x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2,
और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/4। 2 2 4, 2 3 6, तो ये बनेगा 2 + 1.5, 3.5। चाहे आप कोई भी एल्केन ले लो। हसन बेटा ये मेथड आप बस याद करो, इसको क्या लिखवाऊं मैं, इतनी मेहनत नहीं करवाओ यार, खुद भी करो ना कुछ। सिंपल सी हम बात कर रहे हैं कि जो एटम कंप्लीट कंबशन को बैलेंस करने के लिए जो एटम्स ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, वो बन जाएंगे आपके मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है वो हाफ ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बन जाएंगे। चलो एक और प्रैक्टिस कर लो। जैसे मैं आपको एल्केन दे देता हूँ 10 कार्बन एटम वाला। 10 कार्बन एटम वाले एल्केन का फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n+2। तो C10H22 ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट कंबशन करवा रहे हैं, इसकी प्रोडक्ट में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आप चाहो तो ऑक्सीजन के मोल जो है वो डायरेक्टली इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, x + y/4। x क्या है 10 है, और y क्या है इसमें 22 है। ठीक है, तो 22/4 हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 5.5। ये हो जाएगी 10 + 5.5, ये हो जाएगा 15.5। कार्बन के मोल्स कितने कैसे निकालोगे, कार्बन डाइऑक्साइड के जो कार्बन के एटम्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल बन जाएंगे, और जो हाइड्रोजन के एटम्स है उनको हाफ करके 22 ÷ 2 11 मोल्स ऑफ वाटर बना दो, हो गई बैलेंस। हुजैफा ये क्विकेस्ट मेथड है ना, इसके अलावा अगर आप बैलेंसिंग करोगे तो आपको वो करना पड़ेगा ना, ट्रायल एंड एरर से करना पड़ेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। देखो मैं इसका एक क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन कैसे पूछता है इसका ये देखते हैं। हसन अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसी में आ जाएगा दोबारा समझ। देखो इस क्वेश्चन में क्या रहा है, द कंप्लीट combustion of 20 centimeter cube of gaseous alkane X requires 130 centimeter cube of oxygen। आपको मोल्स का वो याद है कि अगर दो गैसेस के वॉल्यूम इक्वल होते हैं तो मोल्स भी इक्वल होते हैं, मतलब दो गैसेस का जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वही उनका मोलर रेशियो भी होगा। अब हमें नहीं पता कि ये कौन से एल्केन की बात कर रहा है, मतलब ये जो भी एल्केन है उसमें कार्बन एक्स है और हाइड्रोजन वाई है, वो कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा हमें एल्केन का फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन उसने ये बता दिया कि एल्केन का अगर 20 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम रिएक्ट करेगा उसके साथ 130 सेंटीमीटर क्यूब। पहले तो भाई आप ये बात रिकॉल कर लो कि हमारे पास गैसेस के केस में, ओनली फॉर गैसेस, जो भी वॉल्यूम रेशियो होता है वही मोलर रेशियो भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 24 dm³ और अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ मीथेन गैस है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 24 dm³। तो इन दोनों में जो मोल रेशियो है वो 1:1 है, और वॉल्यूम रेशियो 24:24 है, जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी 1:1 बन जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास 1 मोल गैस एक्स है, उसका वॉल्यूम है 24 dm³,
और मेरे पास 2 मोल गैस वाई है, तो उसका वॉल्यूम डबल होगा ना, 48 dm³ होगा। तो इन गैस एक्स और गैस वाई का जो मोल रेशियो है वो क्या है, 1:2 है। और वॉल्यूम रेशियो क्या है, 24:48। जिसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, दोनों को 24 से डिवाइड करोगे, तो ये भी 1:2 ही बनेगा ना। समझ आई बात? जी बेटा, डेसिमल में लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब आपसे वो ये पूछ रहा है कि अगर हमारे पास ये जो एल्केन है, ये कौन सा एल्केन है कि जिसका मोल रेशियो जो है, उसने मोल रेशियो नहीं दिया हुआ, उसने बेसिकली वॉल्यूम रेशियो दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम के रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आऊं, तो वही मोल रेशियो के भी बराबर होगा ना। अगर मैं 20 और 130 को 20 से डिवाइड कर दूं, तो क्या हमारे पास मोल वॉल्यूम रेशियो बनेगा, 1:6.5। यही हमारा मोल रेशियो भी होगा। मतलब अगर 1 मोल ऑफ एल्केन है, तो उसके साथ ऑक्सीजन के कितने मोल्स रिएक्ट होंगे, 6.5। तो अब आप अगर प्रोपेन को रिएक्ट करवाओगे, जैसे हम ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं, प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। उसके 1 मोल के साथ ऑक्सीजन के कितने मोल्स रिएक्ट होंगे, ये आप कैसे निकाल सकते हो, x+y/4 वाले फॉर्मूला से निकाल लो। x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्रोपेन में, कार्बन एटम 3 है तो 3, और y क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो y की जगह पे आप रखोगे 8/4, तो ये कितना बनेगा, 8/4 is 2 एंड 3+2 is 5। तो ये 6.5 तो नहीं बन रहा है, ये तो 5 बन रहा है। मतलब प्रोपेन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है C3H8। 1 मोल ऑफ प्रोपेन 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। हमें कौन सा एल्केन चाहिए जिसका 1 मोल ऑफ एल्केन 6.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे। तो मतलब प्रोपेन हमारा आंसर नहीं है। इसी तरह ऑप्शन सी में दिया हुआ है मिथेन। मिथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4। मिथेन का 1 मोल ऑक्सीजन के कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा। देखो मिथेन में जो कार्बन है वो 1 है और हाइड्रोजन 4 है। मतलब x+y/4 वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो कार्बन है 1 और y है 4, 4/4। तो ये कितना बनेगा, 4/4 is 1 एंड 1+1 is 2। 6.5 तो नहीं बन रहा है, तो 1:2 बन रहा है। इसी तरह इथेन का मुझे आप लोग बता दो, इथेन का 1 मोल ऑक्सीजन के कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा। इसमें भी x+y/4 लगाओ ना। x क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इथेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 2। और हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 6। तो y की जगह पे 6 आ जाएगा। ये क्या बनेगा, 2 2 4, 2 3 6, 1.5। 2+1.5 is 3.5। तो 6.5 तो इसमें भी नहीं बन रहा, 3.5 बन रहा है। अब ब्यूटेन का जरा देखो। ब्यूटेन का मैं ना नीचे कर रहा हूँ यहाँ पे। ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10। ब्यूटेन का 1 मोल ऑक्सीजन के कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा। अगेन ये फॉर्मूला लगाओ, x+y/4। x कितना है इसमें, x क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और y क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो x की जगह पे 4 रखोगे और y की जगह पे 10 रखोगे, तो 4+10/4। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 2 4, 2 5 10। तो ये बन जाएगा 5/। आगे बढ़े। चलो चलो कॉपी कर लो कॉपी भाई, नाराज क्यों हो रहे हो।
ऊपर कहाँ करूं? ये वाला? यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, ये क्वेश्चन कॉपी कर लो, ये बाद में कर लेना कॉपी नोट से देख के। आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जो अभी तक ड्राइव पे एडिट नहीं है? अगर कोई अभी भी हो तो मुझे मैसेज कर देना। मैं फौरन अपलोड कर दूंगा पीएसएन। लेट मी सी, अगर ऐसा कोई और क्वेश्चन मिल जाए ना। कम आए हुए हैं लेकिन आए हुए जरूर हैं ऐसे क्वेश्चन। ये बड़े मुश्किल होते हैं मोल वाले। क्वेश्चन 10 देख रहे हो? क्वेश्चन 10 में कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द मॉलिक्यूल शोन बिलोंग टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स इसमें से कौन कौन से हैं? वो जो एल्केन का जनरल फॉर्मूला फॉलो करेंगे वो एल्केन्स होंगे, CnH2n+2। अगर आप कार्बन 2 लगाओगे तो एल्केन्स अगर होता तो फॉर्मूला बनता C2H6, मतलब ये एल्केन नहीं है। इसी तरह अगर आप कार्बन 3 लगाओगे तो 2 3 6 + 2 8, हाँ ये एल्केन है। और अगर आप कार्बन 4 रखोगे तो N की जगह पे 4 रखोगे तो हाइड्रोजन बन जाएगा 2 4 8 + 2 10, हाँ ये भी एल्केन है। और अगर आप N की जगह पे 5 रखोगे कार्बन, 2 5 10 + 2, तो ये बनेगा 12, ये एल्केन नहीं है। अगर आप N की जगह पे 6 रखोगे, कार्बन 6 रखोगे तो 2 6 12 + 2 14, ये भी एल्केन है। तीन एल्केन आ रहे हैं, C3H8, C4H10 और C6H14। ठीक है भाई। अच्छा जी, अल्केन्स का हमारे पास जो दूसरा रिएक्शन है ना, वो कहलाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। छोटा सा है, इसको पढ़ लो। कोई थोड़ा सा टाइम शायद ऊपर हो जाए। सेकंड रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, जब किसी एल्केन को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन गैस के साथ या ब्रोमीन गैस के साथ। मतलब ये रिएक्शन क्लोरीन के साथ भी हो सकता है और ब्रोमीन के साथ भी हो सकता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट में जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाओगे तो प्रोडक्ट में एक कंपाउंड बनता है जिसमें एल्केन का कोई एक हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह पे क्लोरीन लग जाएगा। जैसे CH4 है एल्केन, इसको अगर मैं क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, लेकिन इसको रिएक्ट करवाने के लिए एक कंडीशन है, वो होगी तो ही रिएक्शन होगा वरना नहीं होगा। अली कुछ कह रहे हो? देखो वो कंडीशन क्या है, हमारे पास इस रिएक्शन को करवाने के लिए सनलाइट या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट का होना जरूरी है, यूवी लाइट। यूवी लाइट सनलाइट से ही आती है ना, या तो सनलाइट लो या यूवी लाइट डायरेक्ट दे दो उसको। तो क्या होगा, हमारे पास ये जो मीथेन है ना, इसमें से कोई एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। और ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है इसमें 2 क्लोरीन एटम्स हैं, और CH4 में वी हैव 4 हाइड्रोजन एटम्स। एक हाइड्रोजन हटके उसकी जगह पे क्लोरीन लग जाएगा, मतलब क्लोरीन ने हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह ले ली।
तो इसका क्या मतलब है, सब्स्टिट्यूशन कर दी ना। सब्स्टिट्यूट करना किसको कहते हैं, इसको एक चीज को हटा के उसकी जगह पे लगा दो, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। तो एक क्लोरीन एटम गया, उसने एक हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह पे खुद जाके लग गया। अब वो जो हाइड्रोजन निकला है, और देखो एक क्लोरीन जो है हमारे पास जब Cl2 मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ था, तो एक क्लोरीन यहाँ पे रह भी गया था ना, तो वो इस हाइड्रोजन के साथ मिलके HCl बना लेगा। ये रिएक्शन आगे भी हो सकता है, मतलब कब तक हो सकता है, जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन ना हट जाए एल्केन से। जैसे इस रिएक्शन, ये जब रिएक्शन स्टार्ट होता है ना, तो CH4 पहले स्टेप में देखो क्या हो रहा है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा, एक हाइड्रोजन कम हुआ और उसकी जगह पे एक क्लोरीन लग गया, तो CH3Cl बन गया, और साथ में हमें प्रोडक्ट में और क्या मिलेगा, HCl। इसी तरह ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू भी हो सकता है, मतलब CH3Cl में से एक और क्लोरीन और हट सकता है, मतलब क्लोरीन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं क्लोरीन के, तो एक और हाइड्रोजन कम होगा और एक और क्लोरीन लग जाएगा। समझ आई बात। इसी तरह ये रिएक्शन कब तक चल सकता है, जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन ना हट जाए। जैसे अभी हमारे पास CH2Cl है, ये फर्दर रिएक्ट अगर होगा तो हमारे पास एक और हाइड्रोजन कम होगा और उसकी जगह पे एक और क्लोरीन लग जाएगा। देखो हाइड्रोजन कम होते जा रहे हैं और क्लोरीन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, आप फिलहाल सारे हाइड्रोजन हटा के सारे क्लोरीन लगा के देखो, मतलब ये मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ रिएक्शन। तो जब तक चारों हाइड्रोजन नहीं हटेंगे ये रिएक्शन चल सकता है। अब वो डिपेंड करेगा रिएक्शन पे कि आपने इस रिएक्शन को कहाँ पे रोका है। अल्टीमेटली जो लास्ट है ना CCl4, जब सारे हाइड्रोजन हट गए और सारे क्लोरीन लग गए तो ये रिएक्शन खुद ही रुक जाएगा। तो ये जो पहला प्रोडक्ट बना है ना हमारे पास, जिसमें एक क्लोरीन लगा है, और ये मीथेन मॉलिक्यूल से बना है, देखो मीथेन था, मीथेन में एक हाइड्रोजन हटाया उसकी जगह पे एक क्लोरीन लगा दिया, तो ये जो पहला प्रोडक्ट बनता है इसको हम कहते हैं क्लोरोमीथेन। लेकिन क्योंकि सिर्फ वन क्लोरीन लगा हुआ है ना, तो वन क्लोरीन को हम कहते हैं मोनो। मोनो मीन्स वन, मोनोक्लोरोमीथेन। इसी तरह अगर दो क्लोरीन लगे हुए होंगे तो उसको हम कहेंगे, टू को हम कहते हैं डाई, इसका नाम होगा डाई क्लोरोमीथेन। इसी तरह जो थर्ड वाला है इसमें तीन क्लोरीन है, तो इसको हम कहेंगे ट्राई क्लोरोमीथेन। और जो फोर्थ वाला है उसमें फोर क्लोरीन एटम्स हैं, तो फोर को हम कहते हैं टेट्रा, जैसे टेट्रा पैक होता है ना, टेट्रा क्लोरोमीथेन। और ये बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं केमिस्ट्री में। जैसे ये जो ट्राई क्लोरोमीथेन है ना, इसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, वो जो बेहोश करने के लिए यूज होता है ना, एनेस्थीजिया जो होता है आपके पास हॉस्पिटल्स में, जो पेशेंट को बेहोश करने के लिए यूज होता है, वहां यूज हो रहा होता है ये। वो नहीं देखा मूवीज में, वो किडनैप करने के लिए एक कपड़े पे वो डालते हैं लिक्विड और मुंह पे लगाते हैं, बेहोश हो जाता है बंदा, वो यही तो होता है ट्राइक्लोरोमीथेन। सर आप जो है ना क्लास थोड़ी जल्दी एंड कर दीजिए क्योंकि कंप्यूटर की क्लास है 2 बजे तक और अभी फौरन मैं स्टार्ट 12 होगी। बजे एंड करूंगा ना। कोई बात नहीं भाई, पढ़ लो, 12 बजे कर दूंगा, 12 बजे स्टार्ट होगी ना। सर इससे पहले तरावी में पढ़ी थी। कोई बात नहीं बेटा, मेहनत कर, मेहनत करो, आगे बढ़ो। सही है भाई, समझ आई यहाँ तक बात। यही रिएक्शन ना ब्रोमीन के साथ भी हो सकते हैं। मतलब अगर मैं, जैसे मीथेन है CH4, क्लोरीन के बजाय यही रिएक्शन अगर मैं ब्रोमीन के साथ करवाऊं, तो जैसे जहां जहां क्लोरीन लगा है वहां वहां ब्रोमीन लग जाएगा और HCl के साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएगा। लेकिन इस रिएक्शन को बनाने से पहले वो जो हमने ऊपर रिएक्शन लिखा है ना, इसकी अगर मैं ओवरऑल इक्वेशन बनाऊं ना, ओवरऑल इक्वेशन मतलब डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट बना दूं, CH4Cl2 के साथ रिएक्ट करके डायरेक्ट CCl4 बनाए,
ओवरऑल इक्वेशन इसकी इस तरह से दिखेगी। इसको बैलेंस कैसे करोगे भाई, यहाँ पे जितने क्लोरीन है ना, CCl4 में 4 क्लोरीन है, इतने ही मोल्स ऑफ HCl होंगे और इतने ही मोल्स ऑफ क्लोरीन होंगे। इक्वेशन इस तरह से बैलेंस होती है, मतलब ये जो 4 क्लोरीन है, यही मोल्स ऑफ क्लोरीन भी आएंगे और यही मोल्स ऑफ HCl भी आएंगे। देखो बैलेंस हो गई। 4 लेफ्ट हैंड साइड पे 8 क्लोरीन हो गए और राइट हैंड साइड पे 4 और 4 8 क्लोरीन हो गए। ओवरऑल भी पूछ सकता है, बीच में भी पूछ सकता है। देखो अगर यही रिएक्शन मैं मीथेन के साथ नहीं करता, इथेन के साथ करूं, देखो अगर हमारे पास इथेन हो C2H6 और यही रिएक्शन मैं इथेन के साथ करूं, तो अगर मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा तो मुझे एक एक हाइड्रोजन कम करके एक एक क्लोरीन लगाना पड़ेगा। फिर C2H5Cl के बाद क्या आएगा, C2H4 और Cl2, एक हाइड्रोजन कम होगा और एक क्लोरीन बढ़ जाएगा। फिर C2H3Cl3, फिर C2H2Cl4, फिर C2HCl5 और अल्टीमेटली C2Cl6। अगर मैं इसकी ओवरऑल इक्वेशन लिखूं इथेन के साथ C2H6Cl2, ये क्या हो जाएगा, C2 सारे हाइड्रोजन हटा के 6 हाइड्रोजन हटा के 6 क्लोरीन लगा दो उसकी जगह और HCl। अच्छा जी, अब वी हैव 6 क्लोरीन। मतलब इसको बैलेंस करने के लिए ना, जितने भी C2Cl6 है ना, तो 6 मोल ऑफ HCl कर दो। ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ बैलेंस करने का, अदरवाइज आप उसको खुद बैलेंस कर सकते हो। यही रिएक्शन ब्रोमीन के साथ भी हो सकता है। अगर मैं C2H6 Br2 के साथ इस रिएक्शन को कराऊं, C2Br6 प्लस HCl, यहाँ पे HCl नहीं बनेगा, सॉरी HBr बनेगा। तो इसको बैलेंस कैसे करोगे, 6 ब्रोमीन है ना, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ भी 6 लगा दो, पीछे ब्रोमीन के साथ भी 6 लगा दो। सर सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन ही होते हैं? हाँ बस क्लोरीन और ब्रोमीन ही होते हैं। यूवी लाइट या सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, और वो रिएक्शन जो अल्ट्रावायलेट लाइट या सनलाइट की प्रेजेंस में होता है उनको हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये बेसिकली हमारे पास फोटो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ठीक है। अच्छा एक छोटी सी चीज और सुन जाओ, बस खत्म करते हैं फिर। देखो अगर मैं इथेन में, जो कि C2H6 है, इसमें मैं इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा के लेट से एक हाइड्रोजन हटाए और एक क्लोरीन लगाए, तो ऐसे कितने आइसोमर बन सकते हैं C2H5Cl के। मतलब अगर हमारे पास 2 कार्बन है, इसके साथ वी हैव 5 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 क्लोरीन, तो क्या इसका कोई एक और आइसोमर बन सकता है। मतलब जिस इस वाले में क्लोरीन जो है वो सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि ये क्लोरीन सेकंड कार्बन पे लगे। अगर ये क्लोरीन लेट से फर्स्ट कार्बन पे लग जाए, क्या ये एक डिफरेंट मॉलिक्यूल काउंट होगा, आइसोमर काउंट होगा, या आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है। अगर मैं फर्स्ट वाले को फ्लिप करके रखूं तो सेकंड वाला ही है ना, तो ये कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल तो नहीं है, ये तो सेम मॉलिक्यूल है। तो ये एक दूसरे के आइसोमर नहीं है, सेम मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर यही काम हम प्रोपेन के साथ करवाते हैं ना, देखो प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H6, इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बन जाएगा C3H5Cl विथ 3 कार्बन एटम्स। अगर मैं इस प्रोपेन में कोई एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पे क्लोरीन लगाऊं,
तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? जैसे क्लोरीन इस कार्बन पे लगा है, थर्ड कार्बन पे, अगर ये क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे लगे तो क्या ये एक अलग आइसोमर काउंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये फ्लिप करके रखोगे तो फर्स्ट वाले को सेकंड वाला ही बन जाएगा। लेकिन अगर क्लोरीन सेकंड कार्बन पे लगा हुआ हो, क्या ये डिफरेंट आइसोमर काउंट होगा? अब काउंट होगा, क्योंकि देखो फर्स्ट वाले को अगर आप फ्लिप करके रखो तो क्या सेकंड वाला ये थर्ड वाला बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे है ऊपर वाले में, नीचे वाले में क्लोरीन जो है वो सेकंड कार्बन पर है। तो अगर इसको फ्लिप करोगे तो क्लोरीन अपनी जगह थोड़ी चेंज कर लेगा। हाँ, फर्स्ट वाले को फ्लिप करो सेकंड वाला बन जाएगा, तो जो मतलब राइट साइड पे बना हुआ है, जो लेफ्ट साइड पे बना हुआ है वो सेम है, तो उसमें से ये अलग अलग आइसोमर्स नहीं है। लेकिन 1 और 3 वाले जो स्ट्रक्चर मैंने बनाए, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका सेम है। दोनों में हमारे पास कितने कार्बन है? दोनों में हमारे पास 3 कार्बन है, और सॉरी 7 हाइड्रोजन है। मैंने हाइड्रोजन जो है ना वो थोड़े कम लिख दिए। 7 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। जी मंतशा, C3H8 है, सॉरी। ठीक है। अच्छा श्याला, इनके ये वाले आइसोमर्स के नाम नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये 1 क्लोरोप्रोपेन होगा, तो ये दूसरा 2 क्लोरोप्रोपेन होता है, लेकिन ये नेमिंग आपको नहीं करनी है, इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। लेकिन ये जो पहला वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला है, ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर्स हैं। ये जो हमने इधर बनाया है राइट साइड पे, वो आइसोमर नहीं है, क्योंकि उसको मैं फ्लिप करके रखूंगा पहले वाले को तो दूसरा वाला बन जाएगा, तो फ्लिप करने से आइसोमर नहीं बन सकता, सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है भाई, ये सारी चीजें अब नेक्स्ट क्लास तक अच्छी तरह रिवाइज करना, क्योंकि हम एल्केन्स के पास पेपर्स करेंगे, सारी चीजें यूज हो रही होंगी। और ये जब पास पेपर्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्लास में सारी चीजें दोबारा रिवाइज भी होंगी, लेकिन आप लोग खुद से एक बार रिवाइज करके आओगे ये सारा का। जा सकते हो अभी आप लोग, अल्लाह हाफिज।